वेलकम बैक फ्रेंड्स। तो आज एक इंपॉर्टेंट सेशन लेकर आए हैं हम जेके पुलिस कांस्टेबल एस्पिरेंट के लिए, और इसके अलावा जो अदर एस्पिरेंट्स हैं वो भी इस वीडियो को देख सकते हैं, क्योंकि इसमें स्टैटिक जीके पोर्शन डिस्कस किया जाएगा जो कि हर एक एग्जाम में इंपॉर्टेंट रहता है, और खास करके जेके पुलिस कांस्टेबल में तो स्टैटिक जीके से ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये यहाँ पर क्वेश्चंस विद एक्सप्लेनेशन रहने वाला है। बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन है, वीडियो में एंड तक बने रहिए। जो भी एस्पिरेंट हमारे साथ मिलकर तैयारी करना चाह रहे हैं जेके पुलिस कांस्टेबल के लिए, आपको बता दें इसमें कंप्लीट वीडियो लेक्चर्स, कंप्लीट नोट्स, टॉपिक वाइज एमसीक्यूज, सेक्शनल और फुल लेंथ मॉक टेस्ट टाइम टेबल के हिसाब से तैयारी करवाई जाएगी। अगर आप ज्वाइन करना चाह रहे हैं, व्हाट्सएप नंबर आपके सामने है, इस पर जस्ट आपने मैसेज करके JKP लिखना है, आपको ग्रुप में ऐड किया जाएगा। तो आपको बता दें लास्ट टाइम भी हमारे ग्रुप से ही 100+ सिलेक्शन जेके पुलिस कांस्टेबल में हुई थी, और इस बार हम चाहते हैं कि 500+ सिलेक्शंस एटलीस्ट हमारे जेके SSB स्टडी फास्ट प्लेटफॉर्म से हो जाएं। और अगर आप अच्छे से तैयारी करना चाह रहे हो, जेन्युइन एस्पिरेंट हैं, तो आप इस नंबर पे मैसेज करके ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। आपको बता दें जेके पुलिस कांस्टेबल का जो लास्ट टाइम पेपर हुआ उसमें जो जीके के क्वेश्चंस पूछे गए थे वो हम देखने वाले हैं, और साथ में आपको एक्सप्लेनेशन भी बताने वाले हैं कि इसके अलावा किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 पूछा गया था, हु वाज द फर्स्ट होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। तो इस तरह के क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं, और हम ये डिटेल से सिलेबस कवर करेंगे। ये तो जस्ट एक क्विक रिवीजन सेशन है, डिटेल से हम सिलेबस आपका कवर करवा रहे हैं। अभी फिलहाल कंप्यूटर चल रहा है, उसके बाद आपका जीके, फिर इंग्लिश, इस तरह एक एक सब्जेक्ट करके हम तैयार करेंगे। और फर्स्ट होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया पूछा गया था, इसका राइट आंसर क्या रहेगा जल्दी से बताएं। फर्स्ट होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया थे सरदार वल्लभ भाई पटेल, डी आंसर रहेगा। आज की वीडियो में क्वेश्चन से ज़्यादा एक्सप्लेनेशन पे फोकस करना है आपने। जो चीज़ आपको एक्सप्लेनेशन में दी जाए उसको आपने उसी वक्त याद रखना है। आपको मैं ज़्यादा लंबी लिस्ट नहीं दे रहा हूँ, वो डिटेल वाली लिस्टें जो भी हम बनाएंगे वो जीके के जब आप क्लासेस लाएंगे उसमें आएंगी। अभी फ़िलहाल हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, ताकि आज की वीडियो जो आप देख रहे हो इससे कुछ ना कुछ बेनिफिट आपको हो जाए। फर्स्ट प्रेजिडेंट ऑफ इंडियन रिपब्लिक, जब हिंदुस्तान आज़ाद हो गया तो पहला प्रेजिडेंट इंडिया का कौन था बताओ। फर्स्ट प्रेसिडेंट इंडिया के बने हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, याद रखना है। फर्स्ट सबसे पहले प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, फ्री इंडिया के कौन बने थे। फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ फ्री इंडिया जवाहरलाल नेहरू। फर्स्ट स्पीकर ऑफ लोकसभा, जब लोकसभा राज्यसभा बने, सबसे पहले लोकसभा के जो स्पीकर रहे, लोकसभा के जो सबसे पहले स्पीकर बने GV मवलांकर, स्पीकर सबसे पहले लोकसभा के स्पीकर बने। अभी जैसे अभी पूछा जाए एट प्रेजेंट ओम बिरला है, इसी तरह सबसे पहले GV मवलांकर जो स्पीकर बने थे। फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर मौलाना अबुल कलाम आज़ाद फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर इंडिया के रहे हैं। और ये जो क्वेश्चन पूछा गया था फर्स्ट होम मिनिस्टर, ये मैंने पहले ही नोट्स में मेंशन किया है। फर्स्ट होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, और फर्स्ट चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया सुकुमन सेन थे, और फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया जस्टिस हीरालाल जी कन्हैया। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट वाले अपने कवर किए हैं, बाकी डिटेल से भी हम पढ़ेंगे वीडियो लेक्चर्स जब हमारे जीके के आएंगे। क्वेश्चन नंबर 2 पूछा गया था, व्हाट इज द कैपिटल ऑफ यूनियन टेरिटरी ऑफ लक्षद्वीप। लक्षद्वीप का कैपिटल पूछा गया था। तो यहाँ पर आपको बता दें पुडुचेरी एक खुद में यूटी है। पोर्ट ब्लेयर पहले कैपिटल हुआ करता था अंडमान निकोबार का, अब ये चेंज हो चुका है। दिल्ली तो दिल्ली यूटी का है। कवारत्ती सीधा आंसर रहेगा। ऑप्शन इजी थे तो आंसर में इतनी दिक्कत नहीं बनती थी। लक्षद्वीप का कैपिटल जो है कवारत्ती है। आपको सबसे पहले याद रखना है इंडिया में कितनी यूटीज हैं। 8 यूटीज हैं। देयर आर 8 यूनियन टेरिटरीज इन इंडिया, और वो 8 कौन सी हैं। अंडमान निकोबार आइलैंड, दादरा नगर हवेली एंड दमन दोई। याद रखना है दादरा नगर हवेली और दमन दोई दोनों मर्ज हो चुकी हैं, और ये अब एक यूटी है। लक्षद्वीप, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, चंडीगढ़, पुडुचेरी एंड दिल्ली, ये 8 यूनियन टेरिटरीज हैं। और इनके जो कैपिटल हैं, अंडमान निकोबार आइलैंड का कैपिटल श्री विजयपुरम है, और आपको बता दें पहले पोर्ट ब्लेयर था, अब ये चेंज हो चुका है, श्री विजयपुरम है। याद रखना है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। दादरा नगर हवेली दोनों यूनियन टेरिटरी मर्ज होगी, और इसका जो अब कैपिटल है दमन है। लक्षद्वीप का जो अभी क्वेश्चन पूछा गया था कावरत्ती।
इसके अलावा इजी है, उतना को मुश्किल नहीं है। जम्मू कश्मीर, श्रीनगर और जम्मू, लद्दाख का लेह करगिल, चंडीगढ़ का चंडीगढ़, पुडुचेरी का पुडुचेरी, दिल्ली का न्यू दिल्ली। तो ये इतना मुश्किल नहीं है, पहले ही 3 आप याद कर लो अभी के लिए फ़िलहाल जी, ये आप याद कर लो। चलते हैं फिर आगे। ओके, तो चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने है, बोडो लैंग्वेज इज स्पोकन मैनली इन विच स्टेट ऑफ इंडिया। बोडो लैंग्वेज कौन सी स्टेट में बोली जाती है? बोडो लैंग्वेज कौन सी स्टेट की लैंग्वेज है? बोडो इज द लैंग्वेज ऑफ असम स्टेट, असम की ये लैंग्वेज है। यहाँ पर मैं आपको बता रहा हूँ लैंग्वेजेस डिफरेंट स्टेट्स की। बिहार, छत्तीसगढ़, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, झारखंड, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, इन सब की ऑफिशियल लैंग्वेज जो ज़्यादा बोली जाती है वो है हिंदी। क्लियर? बिहार, छत्तीसगढ़, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, झारखंड, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हिंदी लैंग्वेज मैंने ऐसे सीक्वेंस में रखा है ताकि आपको आसानी से याद रहे। और मेघालय, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश की इंग्लिश। आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश और तेलंगाना की तेलुगु है, तमिलनाडु की तमिल है। ये इतना मुश्किल नहीं है। आंध्र प्रदेश और तेलंगाना याद रखना है, तेलुगु इनकी लैंग्वेज है। और यहाँ से क्वेश्चन बनता है आपका ये, बस उधर आप छोड़ो, ये आप याद कर लो, बस ये आप याद कर लो इतना, अभी क्या अभी। गोवा, कोंकणी, कर्नाटका, कनाडा, केरला, मलयालम, सिक्किम, इंग्लिश, नेपाली, सिक्किमीज, त्रिपुरा, बंगाली, इंग्लिश, कोकबुर्ग, ये जो अलग सी होती है ना, कोकबुर्ग हो गया, मलयालम हो गया, जो नाम से नहीं मिल रही है, मैच नहीं है, जैसे बोडो हो गया, ये पूछा जाता है। कोंकणी हो गया, ये जो मैंने आप सर्कल किया है, ये ज़्यादा पूछा जाता है। जो नाम से है आपको थोड़ा पूछेगा, पंजाब का पंजाबी, ये तो पता है, उड़ीसा का उड़िया, ये तो नाम से पता चला। वेस्ट बंगाल, बंगाल का बंगाली, ये नहीं। जो मैंने सर्कल में किया अभी वो आप देख लो। गोवा की कोंकणी, केरला मलयालम, कोकबुर्ग जो है तभी त्रिपुरा की है, और असम की बोडो। ये क्वेश्चन और इसकी एक्सप्लेनेशन बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है, ध्यान से आपने एक्सप्लेनेशन सुननी है। क्वेश्चन पूछा गया था, विच सिटी इज नोन एज इलेक्ट्रॉनिक सिटी ऑफ इंडिया। खास करके जेके पुलिस कांस्टेबल एस्पिरेंट की बात करूं तो इस तरह के स्टैटिक जीके पोर्शन टाइप क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और यहाँ पर राइट आंसर रहेगा इलेक्ट्रॉनिक सिटी जो है वो बेंगलोर को कहा जाता है। अब कुछ स्टेट्स के निक नेम आपको बताने जा रहा हूँ, ध्यान से आपने सुनना है और बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। सबसे पहले आगे केरला को स्पाइस गार्डन ऑफ इंडिया। स्पाइस गार्डन ऑफ इंडिया किसको कहा जाता है? केरला को। लैंड ऑफ लीजेंड्स गुजरात। सिल्क सिटी, रिमेंबर दिस पॉइंट, सिल्क सिटी कर्नाटका को कहा जाता है। और टी स्टेट, टी स्टेट किसको कहा? सबसे ज़्यादा टी कहाँ प्रोड्यूस होती है? असम में। टी स्टेट कहा जाता है इसको। पंजाब को, क्योंकि राशन जो खाना आटा चावल है वो ज़्यादा इधर ग्रो होता है मोस्टली, तो ग्रैनरी ऑफ इंडिया कहा जाता है। उत्तर प्रदेश को शुगर बोल ऑफ इंडिया और महाराष्ट्र को शुगर बेल्ट ऑफ इंडिया, दोनों में शुगर जो है ज़्यादा प्रोड्यूस होता है। और राजस्थान की बात करें, लैंड ऑफ किंग्स राजस्थान को कहते हैं। राइस बोल ऑफ इंडिया आंध्र प्रदेश को कहा जाता है। फ्रूट बोल ऑफ इंडिया हिमाचल प्रदेश को कहा जाता है। तमिलनाडु को लैंड ऑफ टेम्पल। मैनचेस्टर ऑफ इंडिया अहमदाबाद गुजरात। संगम सिटी इलाहाबाद उत्तर प्रदेश। लैंड ऑफ सनराइज, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, लैंड ऑफ सनराइज अरुणाचल प्रदेश। टेम्पल सिटी ऑफ इंडिया भुवनेश्वर उड़ीसा में है। जो टी सिटी, टी स्टेट पूछा असम, ठीक है। टी सिटी पूछा जाए तो डिब्रूगढ़, असम की डिब्रूगढ़ सिटी को टी सिटी कहा जाता है। पिंक सिटी जयपुर, राजस्थान की जयपुर को पिंक सिटी कहते हैं। और इसके बाद और ज़्यादा इंपॉर्टेंट आने वाला है यहाँ पर। स्पाइस गार्डन में बता चुका हूँ केरला है, लेकिन साथ में गॉड्स ओन लैंड ऑफ इंडिया केरला को कहा जाता है। अब यहाँ पर आपको बता दें, टेक्सटाइल सिटी ऑफ इंडिया और मैनचेस्टर ऑफ साउथ इंडिया कोयम्बटूर तमिलनाडु को कहते हैं सिटी ऑफ 7 आइलैंड्स। सिटी ऑफ 7 आइलैंड्स या फाइनेंशियल कैपिटल ऑफ इंडिया मुंबई को कहा जाता है।
गार्डन सिटी ऑफ इंडिया, सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया, इलेक्ट्रॉनिक सिटी ऑफ इंडिया, स्पेस सिटी ऑफ इंडिया, साइंस सिटी ऑफ इंडिया, आईटी कैपिटल ऑफ इंडिया, ये सब बेंगलुरु को कहा जाता है। अभी इलेक्ट्रॉनिक सिटी पूछा गया था, आपने याद रखना है, ये सारे नाम बेंगलुरु को दिए गए। गार्डन सिटी, सिलिकॉन वैली, इलेक्ट्रॉनिक सिटी, स्पेस सिटी, साइंस सिटी, आईटी कैपिटल बेंगलुरु। जेके पुलिस कांस्टेबल का पेपर हो और विटामिन से क्वेश्चन ना पूछा जाए, ये अब तक हुआ नहीं है कभी। तो आपको बता दें, विटामिन से क्वेश्चन बनता ही बनता है। यहाँ पर थोड़ा सा पूछा गया था एडवांस, क्योंकि विटामिन बी कम्प्लेक्स में कितनी विटामिन होते हैं ये पूछी गई थी। तो विटामिन बी कम्प्लेक्स में आपके यहाँ पर 8 विटामिन होती हैं। तो बी कम्प्लेक्स भी हम पढ़ेंगे, लेकिन बी कम्प्लेक्स से पहले विटामिन के बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ। विटामिन जो है, विटामिन में विटामिन कौन कौन सी होती है, ए बी सी डी ई के होती है, लेकिन इसमें जो के ई डी ए है कीड़ा, वो फैट सोल्युबल है, और बी सी जो है वाटर सोल्युबल है। ऐसे कैसे याद रहे आपको, आपने याद रखना है डब्ल्यू जो वाटर सोल्युबल है ना, वो बी सी वाली है, ठीक है। डब्ल्यू बी सी यू नो ब्लड सेल होते हैं, वाइट ब्लड सेल्स, ऐसे याद रखना। आपको पूछा जाए वाटर सोल्युबल कौन सी, आपने कहना है बी सी, डब्ल्यू बी सी से। तो बाकी जो बात की हो वो केड़ा याद रखना है, फैट सोल्युबल। ऐसे ट्रिक बताइए है मैंने, कुछ बड़ा मसला नहीं है। ओके, अब आती है विटामिन ए बी सी डी के ई या ई के। तो यहाँ पर आपको इसमें क्या है कि आपको इनकी 2 चीज़ें याद रखनी है। ज़्यादा लंबी कहानी नहीं बताऊँगा। साइंटिफिक नाम क्या है और इसकी कमी से, अगर विटामिन ए की कमी हो जाए तो क्या बीमारी होती है, नाइट ब्लाइंडनेस। B1 की कमी हो जाए, जिसका नाम थायमीन है, बेरी हो जाती है इसकी कमी से। विटामिन सी का नाम एस्कॉर्बिक एसिड है, इसकी कमी से स्कर्वी बीमारी होती है। विटामिन डी का नाम कैल्सीफेरोल है, इसकी कमी से रिकर्ड्स या फिर ऑस्टोमलेशिया भी होता है। विटामिन के का नाम फेलोक्विनिन है, इसकी कमी से एक्सेसिव ब्लीडिंग हो जाती है। अगर इंजरी लग जाए तो ब्लीडिंग आए, क्योंकि ब्लड क्लॉटिंग मैकेनिज्म इसमें कम हो जाता है। विटामिन ई का नाम टोकोफेरोल है, और इसकी कमी से स्टेरिलिटी या इनफर्टिलिटी हो जाती है। तो ये आपने विटामिन ए बी सी डी के ई के साइंटिफिक नाम और इसकी कमी से जो बीमारी होती है वो याद रखनी है। अब हम बात करेंगे बी कम्प्लेक्स की। अभी क्वेश्चन पूछा गया था बी कम्प्लेक्स में कितनी विटामिन हैं, आप यहाँ पर देख लो, B1 2 3 5 6 7 9 12। तो यहाँ पर टोटल 8 विटामिन होती हैं, मेन विटामिन है बी कम्प्लेक्स की। B1 को थायमीन, B2 रिबोफ्लेविन, B3 नायसिन या निकोटिनिक एसिड कहते हैं, B5 पैंथोटिनिक एसिड, B6 पायरिडोक्साइन, 7 बायोटिन, 9 फोलिक एसिड, 10 साइलोकोबालामाइन। तो आपको एक चीज़ मैं और बता दूं, बहुत से इसमें मुझे मैसेज कर रहे हैं, सर कांस्टेबल की तैयारी करनी है, एमसीक्यू भेज दो। कितने एमसीक्यू भेजोगे सर, कितने एमसीक्यूज कराओगे सर? क्या यार नॉनसेंस बातें कर रहे हो, कौन से ज़माने में जी रहे हो? वो पहला ज़माना नहीं है कांस्टेबल वाला, 200 को एमसीक्यू पढ़ लो तो सिलेक्शन हो जाएगी। यहाँ पर पूरा सिलेबस है, उसको तैयार करना है, एक टॉपिक है उसको पूरा अच्छे से पढ़ा, फिर उसके बाद उसकी प्रैक्टिस करनी है एमसीक्यूज़ के थ्रू। एमसीक्यूज़ पढ़ना कुछ नहीं होता। अगर 6 घंटे आप दिन में पढ़ते हो ना, 4 घंटे आपने कंसेप्ट पढ़ने हैं, थ्योरी पढ़नी है, 2 घंटे एमसीक्यूज़ और वीडियोज़ पे लगाओ, 4 घंटे मैन आपको बुक्स और नोट्स पे बैठना होता है। ये वो ज़माना नहीं रहा है, आपको क्या बताऊँ मैं। अब कहीं फिर वो अगर रहोगे अंधेरे में यही सोचते कि वो हम एमसीक्यूज़ पढ़ लेंगे थोड़े से तो हो जाएगा, वो नहीं है, पहले ही बता दूँ, ऐसे बाद में दुख होगा। तो यहाँ पर वही जो आपको मैंने कहा साइंटिफिक नाम और इसके कमी से कौन सी बीमारी होती है वो याद रखना है। B1 का थायमीन है, इसकी कमी से बेरी होती है। वर्निकल कोर्सकोड सिंड्रोम है, इतने ज़्यादा याद रखने की ज़रूरत नहीं है। रिबोफ्लेविन की कमी से ग्लोस्टिस सिलोसिस, सोर्स इन द माउथ कॉर्नर पे सोरनेस हो जाती है, डर्मेटिटिस स्किन के रिलेटेड प्रॉब्लम होती है। नायसिन से प्लेग्रा हो जाता है, डिप्रेशन भी हो सकता है। पेंटोथिनिक एसिड फटीग, मसल क्रैम्प, नमनेस आ सकती है। पायरोक्सिन की कमी से एनीमिया, खून की कमी हो जाती है। इरिटेबिलिटी एंड डिप्रेशन एंड नर्व इश्यूज़ हो सकते हैं। बायोटिन की कमी से खास करके डर्मेटिटिस यानी स्किन प्रॉब्लम्स, हेयर लॉस। देखो कुछ मेजर पॉइंट्स याद रखना है, जैसे बेरी B1 की कमी से, ठीक है, सोरनेस माउथ कॉर्नर्स में, प्लेग्रा, फटीग, मसल क्रैम्प्स, एनीमिया, हेयर लॉस,
मेगाब्लास्टिक एनीमिया 9 से, और आपका यहाँ पर 10 से परनीशियस एनीमिया। तो यहाँ पर ये इस तरीके से याद रखना है। ऑटोबायोग्राफी से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बुक्स से पूछे जाते हैं, सारी चीज़ें हम कवर करेंगे जब हम लेक्चर सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं जीके की। व्हाट इज़ द टाइटल ऑफ द ऑटोबायोग्राफी ऑफ मेजर ध्यानचंद? मेजर ध्यानचंद की ऑटोबायोग्राफी का क्या टाइटल था, क्या नाम था? आपको बता दें, मेजर ध्यानचंद की ऑटोबायोग्राफी का नाम था गोल। तो ए आंसर रहेगा। ऑटोबायोग्राफीज ऑफ फेमस पर्सनालिटी, यहाँ पर मैं 10 की बताऊंगा, ज़्यादा लंबी कहानी अब नहीं करूंगा, सिर्फ 2 मिनट लगेंगे। 10 पर्सनालिटीज़ की ऑटोबायोग्राफी होती है जो अपने लाइफ के बारे में, खुद के बारे में लिखी गई होती है, खुद के द्वारा किताब, तो उसको ऑटोबायोग्राफी कहते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आता है महात्मा गांधी। महात्मा गांधी का सिंपली याद रखना, माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ। माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ किसकी ऑटोबायोग्राफी है? महात्मा गांधी की। तो जवाहरलाल नेहरू की ऑटोबायोग्राफी क्या है? एन ऑटोबायोग्राफी भी कहते हैं उसको, टुवर्ड्स फ्रीडम भी उसका नाम है। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, उनकी ऑटोबायोग्राफी का क्या नाम है? वेटिंग फॉर अ वीज़ा। वेटिंग फॉर अ वीज़ा। APJ अब्दुल कलाम साइंटिस्ट रहे हैं, प्रेसिडेंट भी रहे हैं इंडिया के। विंग्स ऑफ फायर, दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, बहुत बार पूछी गई एग्जाम में। विंग्स ऑफ फायर ऑटोबायोग्राफी है APJ अब्दुल कलाम की। सुभाष चंद्र बोस, सुभाष चंद्र बोस की ऑटोबायोग्राफी एन इंडियन पिलग्रिम। इंदिरा गांधी की माई ट्रूथ। सचिन तेंदुलकर की भी एग्जाम में पूछी गई है, प्लेइंग इट माई वे, सचिन तेंदुलकर की ऑटोबायोग्राफी है। मिल्खा सिंह की ऑटोबायोग्राफी है द रेस ऑफ माई लाइफ, द रेस ऑफ माई लाइफ। लाल बहादुर शास्त्री की है रिफ्लेक्शन ऑफ माई लाइफ। और रविंद्रनाथ टैगोर, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, माई रेसिडेंस। तो दीज आर 10 इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज ऑटोबायोग्राफीज। तो ऑटोबायोग्राफी 10 पर्सनैलिटीज की यहाँ पर मैंने बताई है। क्वेश्चन पूछा गया था, पेट्रोलॉजी इज द स्टडी ऑफ। पेट्रोलॉजी किसकी स्टडी है? पेट्रोलॉजी इज द स्टडी ऑफ रॉक। पेट्रोलॉजी इज द स्टडी ऑफ रॉक। तो कुछ इंपॉर्टेंट स्टडी में, लंबी लिस्ट नहीं अभी बताऊंगा, वीडियो लंबी हो जाएगी, बोरिंग हो जाता है। सिर्फ आपको 6 इंपॉर्टेंट स्टडीज का बताऊंगा। इंटोमोलॉजी, स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स को इंटोमोलॉजी कहते हैं। पेट्रोलॉजी जो अभी क्वेश्चन में पूछा गया था, स्टडी ऑफ रॉक्स। पेडोलॉजी, स्टडी ऑफ साइल, यहां पर स्टूडेंट कंफ्यूज रहते हैं, पेट्रोलॉजी रॉक्स, पेडोलॉजी साइल। फिलोजी, स्टडी ऑफ लैंग्वेजेस। बिब्लियोग्राफी, स्टडी ऑफ बुक्स। पेंटियोलॉजी, स्टडी ऑफ फॉसिल्स। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट स्टडीज हैं, याद रख लेना। क्वेश्चन नंबर 8 पूछा गया था, हु वाज द फर्स्ट इंडियन टू रिसीव द नोबेल प्राइज? पहले हिंदुस्तान के पर्सनालिटी जिनको नोबेल प्राइज मिला। इंडिया के टोटल 9 पर्सनालिटीज को अभी तक नोबेल प्राइज मिला है। उसमें सबसे पहले जो थे जिन्होंने गीतांजलि लिखी थी, नॉवल लिखा था गीतांजलि, तो वो थे आपके यहाँ पर रविंद्रनाथ टैगोर। ये रहे आपके सामने 9 पर्सनालिटीज ऑफ इंडिया। इस तरीके से कंपाइल करके कहीं नहीं मिलता, आपको बता रहा हूँ। जो चीज़ें मैं जिस तरीके से आपको दे रहा हूँ ना, बना बना के, ये नहीं मिलेगा बुक्स वगैरह में या किसी और जगह पे नहीं मिलेगा, सीधी बात बता रहा हूँ। रविंद्रनाथ टैगोर सबसे पहले नोबेल प्राइज़ मिला इनको लिटरेचर में 1913 में, गीतांजलि नावल लिखा इन्होंने। इसके बाद साइंस में सबसे पहले CV रमन को मिला, फिजिक्स में 1930 में। हरगोविंद खुराना फिजियोलॉजी और मेडिसिन में इसको मिला, एक बार मेडिसिन में किसी को मिला है, वो आपकी हरगोविंद खुराना 1968 में मिला। मदर टेरेसा को पीस में 1979 में मिला, पीस में 2 बार मिला है। कैलाश सत्यार्थी को भी 2014 में मिला था पीस में। इसके बाद फिजिक्स में 2 बार, CV रमन को 1930 में मिला, सुब्रमण्यम चंद्रशेखर को फिजिक्स में 1983 में मिला। अमर्त्य सेन इकोनॉमिक्स में 2 बार, अमर्त्य सेन को पहले मिला 1998 में, और अभिजीत बैनर्जी को इकोनॉमिक्स में मिला 2019 में। केमिस्ट्री में यहाँ पर 1 बार है वेंकैया
रामकृष्ण को 2009 में। तो 9 पर्सनैलिटीज़ है, 9 पर्सनैलिटीज़ हैं। अभी मैं आपको भारत रत्न किस किस को मिला, पहले किसको मिला, आखिर में किसको मिले, तो वो सारे वो भी डिस्कस करूंगा लेक्चर सीरीज़ में। फिलहाल नोबेल प्राइज़ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि सिर्फ ये 9 पर्सनैलिटीज़ को ही अभी तक इंडिया में मिला है, और ये 9 पर्सनैलिटी का नाम आपने याद रखना, और साथ में किस फील्ड में मिला है, लिटरेचर में, फिजिक्स में, फिजियोलॉजी, पीस, किस में मिला है। तो आपको सिलेबस में इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन यूएनओ और रीजनल ऑर्गेनाइजेशन सार्क, एशियन वगैरह भी दिया हुआ है, और क्वेश्चन पूछा गया था सार्क से। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेंबर कंट्री ऑफ सार्क, कौन सी कंट्री सार्क की मेंबर नहीं है? म्यांमार, भूटान, नेपाल, मालदीव। तो मैं आपको ट्रिक बताने वाला हूँ, पहले आप आंसर बता लो, फिर मैं आता हूँ ट्रिक पे, आपको ट्रिक बताऊंगा। ये सार्क के मेंबर्स आपको याद रखने हैं कैसे। सार्क के टोटल 8 मेंबर हैं, और 8 में से म्यांमार इज नॉट द मेंबर, म्यांमार मेंबर नहीं, आंसर रहेगा म्यांमार। सार्क के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन जल्दी से याद कर लो। रिसेंटली एक पेपर में जनरल सेक्रेटरी ऑफ सार्क पूछा गया था, 2024 से 23 से लेकर अभी तक 26 तक गुलाम सरवर ही है, याद रखना अभी, ठीक है। और सार्क की फुल फॉर्म है साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉरपोरेशन, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉरपोरेशन, जो कि 8 दिसंबर 1985 में इसकी फॉर्मेशन होती है। मेंबर कंट्रीज इसकी कितनी है? 8 कंट्रीज इसकी मेंबर हैं। 8 कंट्रीज कौन सी हैं? मालदीव, बांग्लादेश, भूटान, श्रीलंका, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, इंडिया, नेपाल। इसको इस तरीके से याद रखना है, MBBS पेन, पहले 2-3 बार पढ़ना है, फिर उसके बाद ट्रिक लगानी है। MBBS पेन, M मालदीव्स, B बांग्लादेश, B भूटान, S श्रीलंका, MBBS। और पेन, PAIN, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, इंडिया, नेपाल। तो इस तरीके से आपने याद रखना है। हेडक्वार्टर्स का काठमांडू नेपाल में है। जनरल सेक्रेटरी अभी 2026 तक भी यही गुलाम सरवर ही है, मैंने चेक किया शाम को। वीडियो लंबी हो रही है, अब मैं ज़्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं दूंगा, डिटेल लेक्चर्स आपके आएंगे। आपको ग्रुप बताया है, नंबर स्टार्टिंग और एंड में दिया है। ग्रुप में लेक्चर्स पहले हम कंप्यूटर पढ़ रहे हैं, जीके उसके बाद स्टार्ट करेंगे। एक एक सब्जेक्ट का अच्छे से तैयार करवाया जाएगा, आपको टेंशन बिल्कुल नहीं लेनी। और तरीके से ये मुझे कोई मैसेज करता हुआ नजर आए, सर MCQ दे दो, कुछ हम पढ़ लें तो सिलेक्शन हो जाए, तो वैसे सिलेक्शन नहीं होती, वो ज़माना नहीं रहा है। हमें पता है किस तरीके से सिलेक्शन होती है और कैसे सिलेक्शन करवानी है आपकी, कैसे आपकी तैयारी करवानी है, सब हमें पता है। बस जो कहा जाए वो आप करो। हु इज़ ऑफन कंसिडर्ड एज द फादर ऑफ इंडियन सिनेमा? अब थोड़ा क्विक रैपिड फायर सेशन है, जल्दी से आंसर करो। फादर ऑफ इंडियन सिनेमा जो है, सबसे बड़ा अवार्ड भी सिनेमा में इंडिया में दिया जाता है दादा साहब फाल्के के पे, तो यहाँ पर आंसर C रहेगा। देखो कॉन्स्टिट्यूशन हम पढ़ेंगे जो सिलेबस में दिया है, राइट टू मूव फ्रीली थ्रू द टेरिटरी ऑफ इंडिया अंडर कम्स अंडर विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? आर्टिकल कौन से में आता है राइट टू फ्रीली मूव थ्रू द इंडिया? आपको यहाँ पर बता दें, राइट टू फ्रीली मूव आर्टिकल 19 में आता है, आर्टिकल 19 में आता है। आपको यहाँ बता दें, आर्टिकल 19 जो है ना, इसमें 6 फ्रीडम्स दी गई हैं। फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, पीसफुल असेंबली, फ्री एसोसिएशन एंड यूनियंस, फ्रीडम ऑफ मूवमेंट, रिसाइड एंड सेटल एनीवेयर इन इंडिया, प्रोफेशन एंड ट्रेड एंड बिजनेस। तो ये आपको याद रखना है। सैम रिसाइड्स इन पुंछ, मैंने कहा था सैम, SAA, वो मैं ट्रिक बाद में बता दूंगा। रिसाइड इन पुंछ, तो ये है सैम, स्पीच एंड एक्सप्रेशन, असेंबली, एसोसिएशन एंड मूवमेंट। रिसाइड हो गया, रिसाइड और प्री प्रोफेशन। तो ये आपको मैं ट्रिक्स सारी चीज़ें जब हम लेक्चर सीरीज स्टार्ट करेंगे वहाँ बता दूंगा। क्वेश्चन नंबर 12 पूछा गया था, इंडिया बिकम अ रिपब्लिक ऑन, हिंदुस्तान का रिपब्लिक डे कब बनाते हैं? 26 जनवरी को बनाते हैं ना। 26 जनवरी को क्या हुआ था? कानून बना था, ठीक है। तो यहाँ पर 26 जनवरी 1950 को हमारा कानून बना था, कानून लागू हुआ था, फाइनली लागू हुआ था, फुल्ली लागू हुआ था, अडॉप्ट हुआ था इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो इस डे को हम रिपब्लिक डे सेलिब्रेट करते हैं 26 जनवरी 1950 को। 15 अगस्त 1947 को इंडिपेंडेंस डे बनाया जाता है। कन्फ्यूजन इसमें कोई नहीं होनी चाहिए आपको। विच कंट्री वन द फर्स्ट फुटबॉल वर्ल्ड कप? फुटबॉल वर्ल्ड कप जीतने वाली पहली कंट्री, जल्दी से बताएं। पहली बार सबसे पहला फुटबॉल वर्ल्ड कप किसने जीता था? आपका आंसर रहेगा यूरुग्वे ने जीता था, C आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर, हालांकि मैं आपको बता दूं, ये को हर एक पेपर में 1% ऑफ दिया होता है, और इस जो लास्ट टाइम हुआ पेपर, इसमें जम्मू एंड कश्मीर पोर्शन से इजी क्वेश्चन थे, लेकिन जो जनरल जीके था, स्टैटिक जीके पोर्शन, उसमें से कुछ क्वेश्चन जो अभी मैं बताऊंगा कुछ टफ भी थे क्वेश्चन, ऐसा नहीं।
टफ, और इसमें बाकी सेक्शन इजी थी लेकिन इस बार जीके थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट दिया गया था। फर्स्ट वुमेन गवर्नर ऑफ स्टेट ऑफ फ्री इंडिया, दैट इज हेयर द सरोजिनी नायडू। ये बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन है, ऑलमोस्ट 10 बार क्वेश्चन पूछा गया होगा आज तक। फर्स्ट न्यूज़पेपर पब्लिश्ड इन इंडिया, फर्स्ट न्यूज़पेपर, सबसे पहला न्यूज़पेपर, बहुत बार पूछा गया और हमने बार बार आपको बताया भी है, बंगाल गैजेट। क्वेश्चन नंबर 16, इंडियन टू बीट द कंप्यूटर इन मैथमेटिकल विजर्डीज। यहाँ पर एक ऐसे मैथमेटिशियन है जो कंप्यूटर से भी ज़्यादा मशहूर हैं, यानी फास्ट हैं, तो वो हैं यहाँ पर राइट आंसर रहेगा शकुंतला देवी। क्वेश्चन नंबर 17 पूछा गया था, हु हैज़ रिटन द बुक माई फ्रोजन टर्बुलेंस इन कश्मीर। तो माई फ्रोजन टर्बुलेंस इन कश्मीर लिखी गई थी जगमोहन के द्वारा। यूएन हम अच्छे से पढ़ेंगे, हालांकि बेसिक क्वेश्चन पूछा गया था, उसका मतलब इतना डेप्थ से नहीं जाएंगे। ये जो ऑर्गेनाइजेशंस आपको सिलेबस में दी है, व्हाट इज़ द नेम ऑफ यूएन बॉडी जो सेटल करती है डिस्प्यूट्स को बिटवीन नेशंस। जो भी नेशंस में डिस्प्यूट हो जाते हैं तो इसको सेटल करने के लिए यहाँ पर यूएन का एक मेंबर है, एक पार्ट है, दैट इज़ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, यही डिस्प्यूट को देखता है। और आपको बता दूँ ये काफ़ी टफ पेपर पूछा गया था। अब उम्मीद है कि इस बार इस सेक्शन को थोड़ा सा इतना कॉम्प्लिकेट ना किया जाए। कुछ क्वेश्चंस थे, ऐसा नहीं अच्छे क्वेश्चन भी थे लेकिन कुछ टफ क्वेश्चन भी थे। व्हाट इज़ जनता पूछा गया था, जनता क्या है एक्चुअली, जो जनता है इट इज़ फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट पूछा गया था ना, फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट से ही क्वेश्चन बना है। जनता इज अ मिलिट्री ग्रुप दैट टेक्स कंट्रोल ओवर द गवर्नमेंट। गिपमोची माउंटेन, हालांकि दिस इज अ वेरी कॉम्प्लिकेट टफ क्वेश्चन, लाइज बिटवीन चाइना, भूटान एंड द इंडियन स्टेट। कौन सी इंडिया स्टेट, चाइना और भूटान में है, और थोड़ा सा आपको यहाँ समझना है, चाइना और भूटान के साथ जो इंडियन स्टेट होगी वहीं पर होगी, और यहाँ पर चाइना और भूटान के साथ यहाँ मोस्टली सिक्किम ही की बात चलेगी। ये क्वेश्चन इजी था। द फर्टाइल लैंड दो रिवर के बीच में, फर्टाइल लैंड दो रिवर के बीच में उसको क्या कहते हैं, फर्टाइल लैंड बिटवीन टू रिवर्स, ये हमने ज्योग्राफी के नोट्स में मेंशन किया था, दो आप कहते हैं इसको। सेंट्रल, वेयर इज सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी लोकेटेड, सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी जो है, सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी ऑफ इंडिया इज लोकेटेड एट मणिपुर, मणिपुर में है। गवर्नमेंट strategy regarding the exporter and importer is called as, this is called as actually the commercial policy। और आपको बता दें, बहुत सारे एस्पिरेंट्स सोचते हैं कि करंट अफेयर आप क्यों नहीं करा रहे, मैं आपको बता रहा हूँ करंट अफेयर एंड में करवाए जाएंगे एग्जाम से 1 महीने पहले। और करंट अफेयर से देखो 120 नंबर का पेपर अगर होगा, 118 नंबर का पहले तैयार करवाएंगे ना, फिर 2 नंबर का करवाएंगे। करंट अफेयर 2 ही नंबर का आता है आपको। यहाँ पर 2 क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24 और 25 करंट अफेयर के। विच टेरिटरी हैज़ बैंड पॉपुलर ऐप लाइक व्हाट्सएप, वीचैट, गूगल ड्राइव फ्रॉम द गवर्नमेंट कंप्यूटर ड्यू टू साइबर सिक्योरिटी कंसर्न। तो ये किसने किया था, ये आपको बता दूँ, ताइवान ने ये चीज़ें बैन कर दी। और आपको बता दें इन 2020 में, अभी करंट अफेयर ये वाले पुराने हैं, डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं। आशीर्वाद स्कीम लॉन्च की गई थी टू एक्सटेंड द फाइनेंशियल सपोर्ट टू द डॉटर्स मैरिज हु बिलोंग्स टू लोअर इनकम ग्रुप। तो ये स्टार्ट की गई थी आई थिंक ये पंजाब के द्वारा। तो 2 ही करंट अफेयर पूछे गए थे। एक बार फिर से आपको बता दूं, एक तरीके से तैयारी करनी होती है, एमसीक्यूज पढ़ना या हम देख लेंगे, ऐसे कर लेंगे वैसे कर लेंगे, एंड में 1 महीना देख लेंगे, वो चीज़ नहीं रही है। मैं आपकी आंखें खोल दूँ, आपको बता दूँ, आप कहीं इस उम्मीद में रहें कि 2400 पोस्टें आ गई हैं, बहुत ज़्यादा पोस्टें हैं, ऐसा मत सोचो आप। 1 लाख फॉर्म लगेंगे लगभग, तो 2400 पोस्टें क्या हैं उसके आगे, कुछ नहीं है। और बहुत सारे एस्पिरेंट मेहनत कर रहे हैं, नौकरियां मिल नहीं रही हैं। जो एस्पिरेंट कल तक सोच रहे थे कि नायब तहसीलदार जैसी पोस्टों को ही सिर्फ लेंगे, वो आज कांस्टेबल पे भी आ चुके हैं, मैं आपको बता रहा हूँ। इसीलिए कंपटीशन बहुत बढ़ चुका है। ये हरगिज़ ना सोचें कि एंड में देखा जाएगा, कुछ एमसीक्यूज पढ़ लेंगे, थोड़ा बहुत पढ़ लेंगे, उससे कुछ नहीं होने वाला है, कुछ भी नहीं होने वाला, बता रहा हूँ आपको। बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। जो एस्पिरेंट पिछली बार रह चुके हैं कुछ मार्क्स से, उनको पता है कि इतनी मेहनत करके भी रह गए, उनको पता है। तो इस बार उससे भी ज़्यादा कंपटीशन रहेगा, मैं आपको बता रहा हूँ, बहुत ज़्यादा कंपटीशन रहने वाला है। इसीलिए अच्छे से मेहनत करो। अगर आपको नहीं समझ आ रहा, हम किस लिए बैठे, हमें पता है कैसा पैटर्न चल रहा है, जीके एसएसबी कैसे क्वेश्चन पूछ रहा है, किस तरीके से तैयारी करनी है, क्या तैयारी करवानी है, टाइम टेबल किस तरीके से बनाना है, सारी चीज़ें हमें पता है। तो इसीलिए आपको कह रहा हूँ, अगर आप चाहते हो, एक जेन्युइन एस्पिरेंट हो, चाहते हो कि इस बार आपकी सिलेक्शन हो जाए,
वेट नहीं करना है, फॉर्म लगेगा उसके बाद सोचेंगे देखेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। व्हाट्सएप नंबर सामने है, इस पर मैसेज करके जेकेपी लिखना है। मैं ज़्यादा बातें नहीं करूँगा, मैं सीधी सी बात कहता हूँ। आप हेलो हाय करोगे, क्या हाल है, ये कुछ नहीं चलेगा। सीधा जेकेपी लिखना है, व्हाट्सएप मैसेज करके, कॉल कोई नहीं करेगा क्योंकि पॉसिबल नहीं रहता है, हमें आगे और भी बहुत सारे काम करने होते हैं। अगर आपसे बातें करने बैठ जाऊँ, फिर वो जो अभी फाइनेंस अकाउंटेंट का मैं अकाउंटेंसी एक स्टैटिस्टिक्स सब्जेक्ट पढ़ा रहा हूँ, तो उसमें थोड़ा डिस्टर्बेंस हो जाती है। तो आपको जस्ट क्या करना है, इस नंबर का स्क्रीनशॉट ले लो, इस पर मैसेज करके जेकेपी लिखना है। चार्जेस की परवाह नहीं, 500 800 1200 कुछ नहीं, 150 150 प्लस 39 बाद में एप्लीकेशन के चार्ज लगेंगे टेस्ट के। बाकी कुछ लगभग 190 पे पूरी कहानी, पूरी तैयारी, कोई चक्कर ही नहीं है, आपको टेंशन ही नहीं लेनी है, फ्री ही समझो। जस्ट क्योंकि मेरी टीम पीछे एमसीक्यूज बनाने पर लगी है इसलिए उनके चार्जेस देने होते हैं, अदरवाइज ज़ीरो चार्ज रखता मैं। ठीक है, तो अब जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लेकर जेकेपी मैसेज लिखना है, कॉल नहीं करनी है, हाय हेलो नहीं लिखना है। ठीक है, तो तैयारी जैसे आपको कहा जाएगा उस तरीके से तैयारी करनी है, अपने ही नहीं चलानी है कि हो ही जाएगा देखा जाएगा, एमसीक्यूज पढ़ लेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।